वेलकम यू ऑल टू सारथी आईएएस। देखिए व्हाट आई फील इज, मैं बताऊंगा आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की कट ऑफ के बारे में भी मैं क्या फील करता हूं और आपकी स्ट्रैटेजी आगे क्या होनी चाहिए। देन वी विल कंटिन्यू विद द एथिक्स ओरिएंटेशन। देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे 2023 से, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वाज लिटिल इजियर, आई विल से लिटिल इजियर, है ना। सीसेट वाज नॉट as much disastrous as it was last year. I'm assuming everyone will agree to this, है ना। एंड इवन अगर हम जीएस 1 की बात करेंगे तो जैसे पॉलिटी थोड़ा आसान आ गया, है ना, जैसे कि वो 1 पेयर 2 पेयर वाले क्वेश्चन थोड़े लिमिट कर दिए गए, तो स्लाइटली दिस इज द की वर्ड हियर, स्लाइटली ऑन द इजियर साइड, है ना। तो होता क्या कि लोग जब इजी बोलते हैं तो वो एब्सोल्यूट सेंस में इजी समझ लेते हैं। ऑल दीज आर रिलेटिव वर्ड्स, है ना। इन माय ओपिनियन एंड इन ओपिनियन ऑफ होल सारथी आईएएस टीम, है ना, चाहे मुदित जैन सर हो या शिविन सर हो, everyone is of the same opinion that the paper was somewhere around 2021 and 2022 prelims, है ना। तो मेरा जो खुद का लास्ट रैंक था 2019, वहां पे 92 कट ऑफ गया था एंड आई बिलीव कि उससे तो हल्का सा डिफिकल्ट पेपर था इस बार, कंसीडरिंग कि कंपटीशन थोड़ा हाईयर होता जा रहा है। तो कीपिंग ऑल दीज वेरिएबल इन माइंड, वी बिलीव दैट कट ऑफ विल बी समवेयर 85 टू 90। अब अगर कट ऑफ 85 टू 90 जा रहा है, लिसन दिस थिंग वेरी क्लियरली, कोई भी कोचिंग हो XYZ इन दिस मार्केट, दे कैन नेवर हैव 100% एक्यूरेट आंसर की। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? यूपीएससी आंसर की नहीं देता, वर्डिक्ट देता है। तो अल्टीमेटली अगर किसी क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है, मान लो सारथी इसने कोई आंसर बताया, शंकर ने कुछ बताया, है ना, हर कोई अपने एविडेंस देगा, लेकिन अल्टीमेटली वर्डिक्ट यूपीएससी देगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वन और टू क्वेश्चन में देयर विल बी वेरिएशन डेफिनेटली, है ना। अब हाँ बिल्कुल बेस इफेक्ट, जिसने भी ये वर्ड यूज किया शामवी, बिल्कुल बेस इफेक्ट है ना। तो व्हाट आई बिलीव इज कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कट ऑफ जब 85 टू 90 जाने वाला है, तो जितने भी लोगों के 85 तक किसी भी आंसर की से बन रहे हैं, दे शुड बी होपफुल ऑफ राइटिंग मेंस दिस ईयर। पहली बात तो ये हुई, है ना। एंड सेकंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है कि इवन अगर आपका, मैं बोलूंगा कि स्कोर अगर 80 के आसपास भी बन रहा है, लेट्स से 80 आपका स्कोर बन रहा है, हार्डली यू विल गेट द चांस टू राइट द मेंस दिस ईयर। बट लिसन दिस थिंग वेरी केयरफुली। देखिए पिछले 3.5-4 सालों में जब से मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कंपटीशन बड़ा है, दैट इज व्हाई देयर हैज बीन लॉट ऑफ टॉपर्स। आप लाइन से कितने भी पिछले सालों के टॉपर को देखें, चाहे आप लास्ट ईयर के टॉपर को देखें, ईशिता किशोर, है ना, शी वाज आल्सो स्ट्रगलिंग इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 2 प्रीलिम्स नहीं हुए और उसके बाद तीसरी बार सीधा प्रीलिम्स हुआ और रैंक 1 आया। ऐसे बहुत एग्जांपल है आपको जो पिछले कुछ सालों में देखने को मिलेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है इस पूरे इकोसिस्टम में? व्हाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी सीरियस एस्पिरेंट, है ना, जो कि समवेयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन की वजह से रह जाएंगे, बट अल्टीमेटली they do not stop at the prelims preparation. Once, even if they fail prelims examination, they continue the mains preparation. And mains preparation का impact आपको फिर उनके mains के रिजल्ट में दिखेगा कि नेक्स्ट ईयर सीधा टॉप रैंक आएगा। देखो भाई, प्रीलिम्स क्लियर करके कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला ना मेंस क्लियर करके कुछ होने वाला। इवन इंटरव्यू के बाद भी जब तक आपका 300 के अंडर रैंक नहीं आता, तब तक आपको शांति नहीं मिलने वाली। मिनिमम आपको आईएएस चाहिए, तब जाके आप इस एग्जाम साइकिल से बाहर निकलते हैं, वरना नहीं निकलते। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका कोई भी स्कोर बन रहा हो, अगर आपने प्रीलिम्स की बेसिक पढ़ाई की थी, लिसन दिस थिंग वेरी वेरी केयरफुली, अगर आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पढ़ाई की थी, बेसिक चीज आपको पता थी, उसके बाद अगर इफ यू आर गिविंग द नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट, तो नेक्स्ट 6 मंथ इज फॉर मेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन ओनली। चाहे कोई कुछ भी बोले कि अभी थोड़ा टाइम रेस्ट करो, है ना, देखो भाई ये है फाइट फॉर सर्वाइवल, फाइट फॉर सर्वाइवल है ये, है ना। आपको रेस्ट करना था, 3 दिन आपको मिले, नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड। यू शुड रेस्ट ओनली वंस यू रीच द नवासना, वहां पे करना आपको जितना रेस्ट करना होगा, लेकिन अभी आपको रेस्ट करना अलाउड नहीं है। यू शुड बी इन वर्किंग मोड। 3 दिन बहुत होते हैं, 17, 18, 19, इवन रेस्ट करना भी मुश्किल है। एक चीज आपसे पूछता हूं जेन्युइनली, है ना, एक अपने एक्सपीरियंस से चीज शेयर कर रहा हूं, जितने भी लोगों ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया, आपको लग रहा होगा कि प्रीलिम्स के खत्म होते ही ना एकदम से स्ट्रेस चला जाएगा, मजा आएगा। डज इट हैपन? क्या पिछले 3 दिन में आपको लगा कि आप पढ़ नहीं रहे थे तो आप ज्यादा खुश थे या फिर कुछ ज्यादा रिलैक्स थे? बताना मुझे, ये एक्सपीरियंस शेयर करना। अल्टीमेटली जब तक आप लबासना नहीं पहुंचोगे, तब तक शांति नहीं मिलने वाली।
दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। मैं आपको पहले भी बोलता आया हूं, आप में से काफी सारे स्टूडेंट मैं बिलीव करता हूं कहीं ना कहीं मेंटरशिप सेशन में मुझसे इंटरेक्ट किया होगा। आप कुछ भी कर लो जब तक आप इस एग्जामिनेशन साइकिल में हो, है ना, या तो आप छोड़ दो, कुछ और करने चले जाओ लाइफ में, है ना। आवर गुड विशेस आर विद यू, है ना। हम पहले भी बोलते आए हैं आपको कि प्रीलिम्स के, यूपीएससी के अलावा और भी बहुत सारे करियर हैं, लेकिन जब तक आप इस एग्जामिनेशन साइकिल में हो, यू हैव टू फाइट हार्ड। तो रेस्ट हो गया 3 दिन, नाउ यू शुड बी इन वर्किंग मोड, ठीक है। तो आई होप यू हैव दिस क्लैरिटी नाउ कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी डिस्कशन अबाउट प्रीलिम्स कट ऑफ। उस डिस्कशन को साइड करते हैं, वी वोंट बी एंटरटेनिंग एनी क्वेश्चन अबाउट दैट नाउ। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 15 दिन में आए, 20 दिन में आए, प्रीलिम्स हो या ना हो, दिस इज इमैटेरियल, है ना। यू शुड बी फोकसिंग अपॉन मेंस प्रिपरेशन, है ना। अगर आपका इस बार प्रीलिम्स हो जाता है, लिसन दिस थिंग वेरी केयरफुली, तो आपको अगले 3 महीने में मेंस की तैयारी करनी है। अगर प्रीलिम्स नहीं होता है तो अगले 6 महीने में तैयारी करनी है। दिस इज द ओनली डिफरेंस, राइट। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ये क्लास तो मुदित जैन सर का था। यस, मुदित जैन सर विल टेक दिस क्लास आपके स्टार्टिंग में, क्योंकि पहला क्लास है ये एमएमपी प्लस के लोगों के लिए भी। यू माइट बी हैविंग फ्यू क्वेरीज जिसको मैं आंसर करना चाहता हूं, है ना। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच आई वांट टू एड्रेस, है ना। देखिए, अब आप में से बहुत सारे लोग जो इस क्लासेस में हैं, कुछ लोग होंगे जिन्होंने मुदित सर का एथिक्स का मॉड्यूल ज्वाइन किया है। इसमें से कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद बंडल ज्वाइन किया है मुदित सर का एथिक्स और एसए का, और इनमें से कुछ लोग होंगे या मैक्सिमम लोग होंगे जो कि एमएमपी प्लस का पार्ट है। लिसन दिस थिंग वेरी केयरफुली, दिस ओरिएंटेशन सेशन, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, वेरी केयरफुली, क्योंकि ऑनलाइन सेटअप में सब लोगों के क्वेश्चन एड्रेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो लिसन दिस थिंग वेरी केयरफुली कि जो एमएमपी प्लस का ओरिएंटेशन है, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम प्लस, विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, उसी कोर्स का पार्ट है ये एथिक्स का मॉड्यूल। तो जो एमएमपी प्लस का ओरिएंटेशन है वो आज शाम को 6 बजे होने वाला है, 20 जून 6 PM, विच विल बी टेकन बाय डॉक्टर शिविन। तो आपको कंप्लीट मेंस का जो गाइडेंस है, कैसे आप राइट स्मार्ट को यूज करेंगे, कैसे लॉस को यूज करेंगे, कौन से कंटेंट को कैसे प्लेस करेंगे, दैट विल बी डिस्कस्ड ओनली इन दिस एमएमपी प्लस ओरिएंटेशन सेशन टुडे एट 6 PM, है ना। तो देयर विल बी नो डिस्कशन अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव मेंस प्रिपरेशन इन टुडे सेशन। देखिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आपको टारगेटेड गाइडेंस दें, है ना। हमने वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाया है, तो एमएमपी प्लस के लिए आप शाम का सेशन ज्वाइन करना। समझ में आया? दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं रिगार्डिंग एथिक्स, विच इज द पार्ट ऑफ एमएमपी प्लस एज वेल, दिस क्लासेस विल रिमेन सेम। चाहे आपने एथिक्स मॉड्यूल लिया हो या आपने एथिक्स एसए का कंबाइंड बंडल लिया हो या एमएमपी प्लस लिया हो, इन सब के अंदर एथिक्स के लिए यही क्लासेस रहेंगी। ये बात समझ में आई? ये 3 बातें को लेके आपके इतने मेल हमें आ गए हैं, इसलिए ये क्लास को मुझे स्टार्ट करना पड़ा है, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन मैं आपके लिए अवॉइड कर पाऊं। समझ में आया? एंड जो एथिक्स क्लास की टाइमिंग है, इट विल बी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स 12 to 2:30 PM, 12 बजे से लेके इसी टाइम पे स्टार्ट करेंगे एंड इट विल गो ऑन। समझ में आया ये 3 बातें? तो अब मूव करते हैं अपने मेन एजेंडा की तरफ। अब है हमारा एथिक्स ओरिएंटेशन। So to take it forward, I will invite Mudit Jain sir here, and we will start the ethics orientation. चलिए, welcome Mudit sir. Thank you. Sir, just 1 minute. चलिए, thank you very much. All the best. Now you can continue with your ethics orientation. Hello everyone. सीधा पॉइंट पे आते हैं। एथिक्स के लिए ये जो कोर्स है ये सबके लिए है, whether you are giving the exam preparing from scratch or you are a veteran. I am dead sure that the content, the strategies that I am going to deliver will help either जो वेटरन भी है, जिन्होंने मेंस दिए हैं मल्टीपल टाइम, हो सकता है इंटरव्यू भी दियो, उनको भी कुछ ना कुछ नया मेरे कोर्स में जरूर मिलेगा, क्योंकि ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनसे मैंने 3 बार मेंस क्लियर कर, 3 बार मैंने सिलेक्शन लिया है, 4 बार मैंने मेंस क्लियर करा है। एथिक्स में मेरे 110 प्लस 3 बार आए हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है एथिक्स में? एथिक्स का सिलेबस। मेरी आपसे पूरे कोर्स में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूं। प्लीज सिलेबस को याद कर लीजिए। सिलेबस अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए जो मैं पूरे लेक्चर्स में बताने जा रहा हूं, अगले 20 सेशंस में जो मैं आपको बताऊंगा, वो इजी हो जाएगा ग्रैस्प करना, अंडरस्टैंड करना। आंसर राइटिंग इजी हो जाएगी, भले वो केस स्टडी हो, कोड बेस्ड हो, अप्लाइड एथिक्स हो, कुछ भी हो, केस स्टडी के वेरियस टाइप्स हो,
अगर आपको सिलेबस आता है तो वो हैंडल करना बहुत ईजी हो जाएगा। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बताऊं, जो मेरा पहला सिलेबस का टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसके मैं 3 सेशन लूंगा। ये 3 सेशंस में कवर होगा ये वाला टॉपिक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथिक्स का। इसमें थिंकर्स आते हैं, थ्योरीज आती हैं, एथिक्स के एसेंस, डिटर्मिनेंट्स वगैरह आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसके 3 सेशंस रखे गए हैं। हर सेशन जो है वो 2.5 आवर्स का होगा। हमारे 20 सेशंस प्लान्ड है। ये 50 आवर्स का कोर्स है। नॉट मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड। I know what I am speaking. I have cleared this exam multiple times, so you can trust me on this blindly. मैं जनरली ये नहीं बोलता हूं कि किसी भी मेंटर को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, इस बात को लेकिन कर लीजिए, क्योंकि काफी क्वेरीज आई हैं कि क्या 20 दिन में पूरा एथिक्स हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं चाहूं तो मैं खींच देता हूं 50 सेशन में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोर्स का फीस भी बढ़ा देता हूं, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं आएगी, वो वेस्ट होगा आपका टाइम। मुझे आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि काफी लोग इसमें से मेंस लिख रहे हैं इस बार। टाइम वैसे ही 96 डेज था, तो 93 डेज बचे हैं, तो हमें पूरा टू द पॉइंट रेलेवेंट होके हमें टीचिंग देनी है। तो इसके मेरे 3 सेशंस होंगे 2.5 घंटे के। सेकंड चैप्टर जो है ह्यूमन वैल्यूज, जिसमें हम बुद्ध, महावीर, ये सब मेन जो इंडियन थिंकर्स हैं वो भी पढ़ेंगे कि उनकी क्या टीचिंग्स है ह्यूमन वैल्यूज को लेके। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए इसकी भी 3 क्लासेस होंगी 2.5 घंटे की। एटीट्यूड वैसे तो थ्योरेटिकल है, एटीट्यूड कंटेंट, एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। आप जनरली अगर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हैं पीवाईक्यूज को, तो आपको पता होगा ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आते। लेकिन दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटिंग केस स्टडीज। कि मुझे केस स्टडी जब आती है कि मैं सरपंच हूं, मैं ये हूं, मैं डीएम हूं, मैं मॉब सिचुएशन हैंडल कर रहा हूं, तो सॉल्यूशंस में जनरली यही रहता है कि मैं दूसरों का एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करूंगा, मैं पॉजिटिव करने की कोशिश करूंगा उन्हें। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके हम 2 सेशंस लेंगे। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, अगेन अगर ये चैप्टर आप मास्टर कर लो, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज, आपको बहुत हेल्प होगी आंसर राइटिंग में। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं इससे, डेफिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज परसिवरेंस, व्हाट इज करेज ऑफ कन्विक्शन, व्हाट इज स्पिरिट ऑफ सर्विस, डेडिकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें कीवर्ड्स बहुत बढ़िया है इस चैप्टर में। मैं आपको सेपरेट कीवर्ड्स की लिस्ट दूंगा, वो सब भूल जाओ, उसकी कोई टेंशन मत लो। लेकिन ये चैप्टर पे हम वही बराबर दो सेशंस होंगे इसमें। ईआई जो है बहुत ही छोटा टॉपिक है, ये 1 सेशन में ही हो जाएगा। ईआई से मुझे क्या लगता है, डायरेक्ट जितना यूपीएससी को पूछना था वो पूछ चुका है। व्हाट इज ईआई, आप ईआई को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ईआई जो इमोशनल इंटेलिजेंट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सब यूपीएससी पूछ चुका है। अब यूपीएससी ने क्या करना शुरू करा है, वो 2 टॉपिक्स को इंटरलिंक कर रहे हैं कि ईआई क्या उस सिचुएशन में हेल्प कर सकता है जब क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है। कॉन्शियंस आता है चैप्टर 7 में, ये रहा आपका चैप्टर 7 में, उसको लिंक कर रहे हैं ये ईआई से। तो हम वो भी करेंगे कि 2 टॉपिक्स को इंटरलिंक करके हमें कैसे प्रिपेयर करना है, वरना ये चैप्टर के लिए 1 सेशन से ज्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद जितने टॉपिक्स हैं सब 2-2 सेशंस में होंगे। मॉरल थिंकर्स मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला हूं, आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। मेरी 100% गारंटी है कि मॉरल थिंकर्स का जो मेरा कंटेंट है, जो मैंने अब बनाया है, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। पूरा एप्लीकेशन पे फोकस होगा, पूरा फोकस ये होगा कि उन थिंकर्स को आंसर्स में कैसे लिखना है। देखो हम पढ़ सब लेते हैं, किसी ना किसी ने कोई ना कोई बुक पढ़ी होगी, ठीक है, कहीं कोई मटेरियल देखा होगा। चैलेंज क्या आता है कि जब यूपीएससी पूछता है कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, or there are bureaucrats who are stuck in peripheral issues and they forget the core issues and it leads to travesty of justice। तो हमने जो पढ़ा हुआ है हम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, और सबसे ज्यादा लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन होता है इस चैप्टर का। तो मैं पूरा फोकस करूंगा कि आप जो भी यहाँ पे पढ़ो उसको इंप्लीमेंट कर पाओ, खासकर अप्लाइड एथिक्स में और केस स्टडीज में। तो इस पे भी दो सेशंस होंगे। अब टोटल आप इनका करोगे ये 17 सेशंस हो जाएंगे। तो इन 17 सेशंस में क्या करना, हमने पूरी थ्योरी कर ली। हर सेशन में हम 2 सेक्शन ए के क्वेश्चंस करेंगे, हर सेशन में हम एक केस स्टडी भी करेंगे। तो मेरे 17 सेशंस में कितने हो गए, 34 क्वेश्चंस हो गए सेक्शन ए के, 17 केस स्टडीज हो गई। जो 3 सेशंस रिमेनिंग है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग करेंगे, पूरा आंसर राइटिंग करेंगे।
एक सेशन में मैं कोड बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा आपको खुल के एकदम, एक सेशन में मैं आपको पूरा केस स्टडीज बताऊंगा, एक सेशन में हम अप्लाइड एथिक्स करेंगे, एक सेशन ये भी करेंगे कि यूपीएससी में जब आप जाओ पेपर देने एग्जाम हॉल में, वो पेपर कैसे देना है ये जनरली कोई बताता नहीं है। एथिक्स पढ़ा के खत्म हो जाता है, फिर आप जब पेपर देने जाते हो, क्वेश्चन देखते हो, बोल्ड हो जाते हो कि यार ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया इसने, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा पेपर देना कैसे है, सेक्शन ए करना है, सेक्शन बी करना है, पहले क्वेश्चन में क्या एग्जाम्पल लिखना है, जो क्वेश्चन पेपर आया है उसी को कैसे यूज करना है आंसर लिखने के लिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको कैसे यूज करना है इस बार आंसर लिखने के लिए। तो ये सिलेबस को आप याद कर लो, ये बहुत काम आने वाला है आपको अगले सेशंस में। अब जो मैं आपको कंटेंट दूंगा वो मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि मैं कैसा कंटेंट दे रहा हूं। मेरी एडवाइस आपको ये है कि जब आप उसे फर्स्ट टाइम रीड करो, प्लेन रीडिंग करना, कुछ अंडरलाइन मत करना, कुछ हाईलाइट मत करना, ज्यादा लिंकिंग करने की भी कोशिश मत करना, ज्यादा ग्रैस्प करने की कोशिश मत करो। एक बार प्लेन रीड करके देखो, खासकर जो आप पहली बार एथिक्स उठा रहे हो, इफ यू आर रीडिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज डू नॉट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग और डू नॉट ट्राई टू हाईलाइट ईच एंड एवरीथिंग। तो फर्स्ट रीडिंग और सेकेंड रीडिंग में यही करना है आपने। जब आप थर्ड रीडिंग में आओ, देन फोकस ऑन लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, या मैंने कैसे एग्जांपल्स यूज करे हैं, what are the theories and thinkers that you can use in various questions, focus on application part, then focus on the PYQs। तो मैं कराऊंगा ये आपको सबको क्लास में, ये मुझे बताना इसलिए इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि कई लोग नर्वस हो जाते हैं फर्स्ट रीडिंग में ही, वो चाहते हैं कि मैं सब समझ जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। सो हमको 3 रीडिंग्स लगेंगी एटलीस्ट, और मार्क्स लाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ये नेक्स्ट स्लाइड में कंटेंट में आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मेरा कंटेंट जो है वो यूनिक होना चाहिए। If 18,000 people are writing mains and 10,000 have written a similar answer, so if I am an examiner, I always say this, if I am an examiner and I have checked 50 copies till now and I get 51st copy and the answer is similar or same to the previous copies, then I won't be excited. But if I get a copy where something unique is written, maybe in terms of theories, thinkers, or maybe in terms of diagrams or introduction or conclusion, then it is quite obvious that I'll be impressed and give that copy extra marks. तो जितना कंटेंट यूनिक होगा हमारा, उतने हमारे आंसर्स यूनिक होंगे, जितने हमारे आंसर्स यूनिक होंगे उतने मार्क्स बढ़िया होंगे। डायरेक्टली ये एथिक्स का है, लेकिन मैं आपको पूरे जीएस के लिए बता दूं, डू नॉट जंप डायरेक्टली टू आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग एक प्रोसेस है, व्हाट टू राइट कम्स फर्स्ट, देन हाउ टू राइट कम्स। जनरली क्या होता है, हम सीधा कूद जाते हैं कि यार मुझे लिखना नहीं आता। भाई पहले कंटेंट तो बनाओ। तो कंटेंट जितना बढ़िया होगा, जो आपके नोट्स होंगे उसको आप रिवाइज करोगे और उसके बाद आंसर राइटिंग पे आओगे। डू नॉट जंप टू आंसर राइटिंग, ठीक है। हम मार्क्स हमारे तब आएंगे जब हम थिंकर्स और थ्योरीज, मैंने आपको पहले ही बताया, ईआई के कॉन्शियंस वाले टॉपिक से लिंक करके जो मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें भी यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन है कि हम भी 2-3 टॉपिक्स को इंटरलिंक करके आंसर लिखें, ठीक है। और मैं आपको टेम्पलेट्स दूंगा जिससे कि आपका टाइम सेव होगा और मार्क्स आपके एक्स्ट्रा आएंगे। ये कंटेंट है जो मैंने बनाया है। अगर ये विजिबल नहीं है, मैं थोड़ा जूम करके, ठीक है। ये देखो, जो मैंने इस बार जो कंटेंट बनाया है, ये माइंड मैप बेस्ड कंटेंट है, बुलेटेड कंटेंट है जैसा मेरी बुक में था, लेकिन मैंने इसको काफी रिफाइन करा है। मैं आपको इस कंटेंट से पढ़ाने वाला हूं, इस माइंड मैप से। आपके लिए पूरी थ्योरी अवेलेबल है और हाईलाइटेड थ्योरी है ऑलरेडी कि कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है। अगर आपको चाहिए कि आपको हाईलाइटेड थ्योरी नहीं चाहिए, आपको प्लेन चाहिए, वो मटेरियल आपको प्लेन में मिल जाएगा। जिसको हाईलाइटेड चाहिए हम उसको हाईलाइटेड में प्रोवाइड करेंगे। मैं क्लास में आपको इससे पढ़ाऊंगा। जब आप खुद कंटेंट पढ़ोगे, आप थ्योरी से पढ़ना पहले। आफ्टर यू रीड द थ्योरी वंस और ट्वाइस, you will realize that you no longer require the theory and these mind maps will suffice for you, trust me। क्योंकि जितना यहां पे पूरा लिखा है 2 पेज में, उतना इस एक माइंड मैप में इंक्लूडेड है। तो पूरा जो कंटेंट है 60, 70, 80 माइंड मैप्स कुछ है पूरे कंटेंट में। तो जब आप 2 बार 3 बार पढ़ लोगे एथिक्स,
लास्ट में आपको बस वो 60 70 80 माइंड मैप जितने हैं वो पढ़ने होंगे। और ट्रस्ट में इससे होगा क्या कि कंसाइज लिंकेजेस आपके माइंड में क्रिएट हो जाएंगी कि एथिक्स का कुछ आया या ईआई का कुछ आया तो आपको याद होगा कि मैंने ये 10 पॉइंट पढ़े ईआई के लिए, ये 10 एग्जांपल्स मैंने करे ईआई के लिए, और वो हैंडल करना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन टाइप्स बता देता हूं, क्योंकि ये ओरिएंटेशन क्लास है तो ये डाउट होगा कि मैं किस तरीके के क्वेश्चंस कवर करूंगा अपने सेशंस में। मैंने आपको बताया मैं हर क्लास में 2 सेक्शन ए के क्वेश्चन कवर करूंगा। सेक्शन ए में 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 तरीके के। पहला होता है बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे कि 23 में भी आया कि गुरु नानक जी की मेन टीचिंग्स क्या है और वो करंट रेलेवेंस में क्या है उनका। ठीक है, ये बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्योंकि ये किसी भी मटेरियल में आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखो CSM 23 का है कि इंटरनेशनल एड के एथिक्स क्या है, एथिक्स इन द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल एड। मैंने आपको सिलेबस याद करने को क्यों कहा था, उसका रीजन ये है कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस सीधा सीधा टॉपिक है जो आपका 7th चैप्टर में होता है। अगर आपने ये पढ़ा है तो ये क्वेश्चन देखते ही आप इस थ्योरी से उसे लिंक कर लोगे आराम से। जैसे ही आपने लिंक कर लिया आपका आधा काम तो हो गया, क्योंकि आपको वो थिंकर्स याद आ जाएंगे, आपको थ्योरी याद आ जाएगी कि अच्छा मैंने इंटरनेशनल एड के टॉपिक में ये 4 चीजें पढ़ी हैं, वो सीधा आप लिख दोगे। अगर आपने वो नहीं करा है तो ये क्वेश्चन आपको हैंडल करना मुश्किल होगा। आप इसको GS2 IR का क्वेश्चन बना दोगे, वो गलत है। अगर मैंने IR इंटरनेशनल एथिक्स मैंने एथिक्स में पूछा है तो मुझे एथिक्स के कीवर्ड चाहिए आंसर में। वो सबसे बढ़िया तरीका क्या है उन कीवर्ड्स को लाने का, वो है सिलेबस। तो मुझे अगर सिलेबस याद है, मैंने अगर उसकी थ्योरी पढ़ी है, तभी मेरे आंसर बढ़िया होंगे, इसलिए मैंने वो सिलेबस की स्लाइड डाली थी। सेकंड है क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन के करप्शन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज इन सोसाइटी, और आप क्या उसके मेजर सजेस्ट करोगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगेन इसमें चैलेंज क्या आएगा, ये इतना क्लीशे और बेसिक क्वेश्चन है कि हम इसको GS2 का आंसर बना देंगे। हम इसमें बार बार ARC लिखेंगे, पबएड के कंसेप्ट लिखेंगे, हम सिर्फ ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी रूल ऑफ लॉ पे स्टिक हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको जो थिंकर्स दूंगा, मैं जो आपको टेम्पलेट्स दूंगा, उससे आपको पता चलेगा कि एथिक्स का आंसर बढ़िया कैसे लिख सकते हो, शुगर कोटेड करके, डेकोरेटेड करके उसे बढ़िया कैसे लिखा जा सकता है। दूसरे तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं एथिक्स में सेक्शन ए में, वो होता है 2 टॉपिक्स को इंटरलिंक करके। जैसे मैंने आपको अभी एक EI और कॉन्शियंस वाला बताया था क्वेश्चन, वैसे ही अब UPSC पूछने लगा है, क्योंकि 11 साल हो गए इस फॉर्मेट को। जो बेसिक बेसिक जितना बता था, जो बेसिक था पूछने का वो हो चुका है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज द टफर टॉपिक्स एंड लिंकेजेस ऑफ 2 और मोर टॉपिक्स। सो द बेसिक इज हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड। तो आप UPSC का भी चैलेंज समझो कि वो एक लिमिटेड सिलेबस में से क्या पूछ लेगा। तो इसलिए अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन देखो, दिस इज अ 6 और 7 लाइनर क्वेश्चन, इट इज अ 10 मार्कर। 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए आपको 7 मिनट्स चाहिए होते हैं। So you will take at least 1 or 2 minutes to read and comprehend this question, and in the remaining 5 minutes you have to fill 2 pages. So this is the challenge that the aspirants are faced with now, and I am here to solve that challenge only. तो मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा कि इन बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे इनको सब पार्ट्स में ब्रेक करना है, हर सब पार्ट के आपको कितने कितने पॉइंट्स लिखने हैं, ताकि 10 मार्कर में जैसे 10 पॉइंट होते हैं, तो अगर मैंने इस क्वेश्चन को 2 सब पार्ट में ब्रेक कर दिया तो मुझे हर पार्ट के लिए सिर्फ 5 पॉइंट लिखने हैं। मान लो मैंने इस क्वेश्चन को 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया, अब तो मुझे हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2-2 पॉइंट लिखने हैं। और मैंने इतनी थ्योरी पढ़ी है, मैंने रिवाइज करा है, मैं हर पार्ट के लिए 2-2 पॉइंट तो आराम से लिख दूंगा। तो ये चैलेंज में आपका यहाँ पे बहुत इजीली है, जो मैं आपके लिए चैलेंज खत्म कर दूंगा इधर। सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में, वो है कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन। अभी हमने देखे थ्योरेटिकल, जो मैं आपको बताने वाला हूं दिस इज वेरी मच वैलिड फॉर वेटरन्स एज वेल। मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि क्या आपको पता है कि कोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी 3 टाइप के आते हैं। ये मैं उनसे पूछ रहा हूं स्पेसिफिकली जिन्होंने मेंस दिया हुआ है, या जिन्होंने इंटरव्यू दिया है पहले, या मेंस दिया है, मेंस क्लियर हुआ है, या जो भी है। आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या आपको पता है कि 2 या 3 टाइप के कोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 3 तरीके के कोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये मैंने पेपर एनालाइज करे हैं, मैंने इस एग्जाम को इनसाइड आउट देखा है, जिया है, इसीलिए मैं अपनी जॉब छोड़ के आज इधर हूं,
क्योंकि मैं आई लव दिस एग्जाम, आई लव मेंस। ठीक है, तो 3 तरीके के कोड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पहला होता है कोड बेस्ड क्वेश्चन दैट यू कैन स्ट्रेट अवे लिंक टू वन और अदर थ्योरेटिकल टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, इफ अ कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री, ये करप्शन मैंने रेड में करा है क्योंकि करप्शन का जो सिलेबस है अगर वो आपने पढ़ा है तो ये टॉपिक कोड बेस्ड क्वेश्चंस आप इस टॉपिक से एट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, इफ अ कंट्री हैज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम अ नेशन टू ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, आई स्ट्रांगली फील देयर आर थ्री की सोसाइटल मेंबर्स हु कैन मेक अ डिफरेंस, द फादर, मदर एंड टीचर। अब मैंने आपको सिलेबस याद करने को क्यों कहा था, मैं बार बार इस स्लाइड पे ले जाऊंगा आपको। अगर आपको सिलेबस याद है तो आपको पता होगा कि ह्यूमन वैल्यूज में आपने रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो सीधा दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अच्छा यार ये टॉपिक तो मैंने वहां पढ़ा था, रोल ऑफ फैमिली में, रोल ऑफ सोसाइटी में मेरे पास ये थिंकर का नाम था, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूं ताकि एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस हो जाए। ठीक है, आंसर तो कोई भी लिख देगा इस क्वेश्चन का, ट्रस्ट मी। मेरे मदर फादर, मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स जिन्होंने एथिक्स अगर नहीं पढ़ा है वो भी इन 2 क्वेश्चंस को बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे क्योंकि वो न्यूज देखते हैं, वो अवेयर है, वो भी हैंडल कर लेंगे। लेकिन मैं एथिक्स का पेपर अगर लिख रहा हूं तो मुझे उसमें नॉलेज दिखानी है अपनी एथिक्स की कि मैंने ये पढ़ा है। तो वो चैलेंज है, वो चैलेंज मैं आपका दूर कर दूंगा इसमें। अगला जो कोड बेस्ड क्वेश्चन आता है वो है क्रोनोलॉजिकल टाइप। इफ दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस, अगर ये हो जाएगा तो ये होगा। इन क्वेश्चंस को हम अलग तरीके से डील करेंगे। सबका फॉर्मेट, आंसर फॉर्मेट सेम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है, आप कोड बेस्ड क्वेश्चंस को एक ही नजरिए से देखते हो, यू लुक एट सिमिलरली एंड देन द आंसर इज नॉट डिफरेंशिएटेड। हम कोड बेस्ड क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज है उनका अलग फॉर्मेट है आंसर का, जो क्रोनोलॉजिकल है उनका अलग फॉर्मेट है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने हर क्लास में कोशिश करी है कि क्लास 1 में मान लो फॉर एग्जांपल मैं कोड बेस्ड क्वेश्चन का एक टाइप डिस्कस कर रहा हूं, सेकंड क्लास में मैं क्रोनोलॉजिकल टाइप डिस्कस करूंगा, थर्ड क्लास में मैं दूसरा टाइप डिस्कस करूंगा, ताकि हर टाइप का मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता पाऊं। तीसरा टाइप होता है कोड बेस्ड का जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस। तो मैं इसके 2 सब पार्ट्स बना दूंगा ऐसे क्वेश्चन को देखते ही। इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज कोलन, फिर 4 पॉइंट लिख दिए, नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी कोलन और 4 पॉइंट लिख दिए। आप अगर इसको सेम अप्रोचेज में डील करोगे तो प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूं कि एग्जामिनर बोर हो जाएगा, एक मोनोटनी आ जाएगी आपके आंसर्स में। वो देखेगा यार इसने पिछला क्वेश्चन भी ऐसे हैंडल करा है, ये वाला भी एक फॉर्मेट, ये वाला भी, ये तो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट्स बनाकर आया है, ये एक ही फॉर्मेट में डील करे जा रहा है। और ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है लगभग 90% आंसर कॉपीज में, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो टेम्पलेट्स के बारे में सोचते हैं एथिक्स में भी। तो आपको अब ये चैलेंज नहीं होगा। 3 कोड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हर साल, तीनों के लिए मैंने एक अलग फॉर्मेट बना दिया है। क्वेश्चन देखो, टाइप उसका एनालाइज करो और बस वो फॉर्मेट यूज करना है अब आपने। और क्वेश्चन आता है आपको, मैंने थ्योरेटिकल बता दिया, मैंने कोड बेस बता दिया। ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट है एथिक्स का, केस स्टडी से भी ज्यादा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये चैलेंजिंग है, लोग समझते नहीं है इसे। वो क्वेश्चन आया रिफ्यूजीज पे, ठीक है, आंसर आप लिख कर आ रहे हो GS2 IR से। भाई अगर वो GS2 IR का आंसर चाहिए होता है एथिक्स यूपीएससी को, वो GS2 में पूछता ना वो क्वेश्चन, रशिया यूक्रेन वॉर। उसने अगर एथिक्स में पूछा आपको एथिक्स लिखना है, मैंने एक क्वेश्चन आया इंटरनेट एक्सपेंशनिज्म पे, तो अगर इंटरनेट का क्वेश्चन GS4 में आ रहा है, यू हैव टू राइट कीवर्ड्स फ्रॉम एथिक्स। जो हमने सिलेबस है, जो हमारी थ्योरी है, जो हमारे थिंकर्स हैं, हमें वो लिखने हैं। मैं GS2 की अगर पॉलिसीज उसमें लिखने लग गया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्रिप्टो करेंसी का क्वेश्चन आ सकता है, एक बार GS1 में क्वेश्चन आया था 2021 या 20 में, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, लिखो क्रिप्टो करेंसी क्वेश्चन यूपीएससी, आपको मिल जाएगा। अब वो सोसाइटी में क्यों पूछा है, क्योंकि मुझे सोसाइटी के कीवर्ड्स लिखने हैं उसमें। मैं प्लेन आंसर लिखूंगा, क्रिप्टो का GS3 से आंसर लिखूंगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अप्लाइड एथिक्स सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। और सेशन के शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको कुछ मिसगाइड नहीं कर रहा। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि 2024 के मेंस में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन अप्लाइड एथिक्स के आएंगे। रीजन बीइंग
क्योंकि 2023 का पेपर जो था उठा के देखो थ्योरेटिकल था, सीधा सीधा बुक से उठकर आया था। मेरी बुक में से 13 में से 9 क्वेश्चन सीधे सीधे मिल रहे थे कि नानक की टीचिंग क्या है, ईआई क्या है। एक क्वेश्चन प्रोबिटी पे था कि इट इज एसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस, वो बुक में सैंपल क्वेश्चन था। तो वो सीधा सीधा जब किसी बुक से अगर उठकर आ रहा है तो इसका मतलब ये है यूपीएससी को अगर आप देखो 2020 में अप्लाइड आया था, 21 में थ्योरेटिकल आया था, 22 में अप्लाइड आया था, 23 में थ्योरेटिकल आया। तो इस साइकिल को अगर फॉलो करोगे तो 24 में अप्लाइड आएगा। तो अप्लाइड एथिक्स के अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने 5 अप्रोचेस बना लिए इनकी, ठीक है। मैंने ज्यादा नहीं बनाई है, 5 अप्रोच लेकिन मैंने बना लिए। रीजन बीइंग, एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं एक अप्रोच रटकर आ गया हूं और मैं उसको फॉलो करे जा रहा हूं। जैसे एसए में होता है ना, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, आप दोनों एसए अगर एक ही अप्रोच से लिख देते तो मार्क्स नहीं मिलते, 2 अलग अप्रोचेस से लिखने चाहिए। तो जो ये क्लास नहीं करेंगे, मैं उनको बता देता हूं, जो करेंगे उनको क्या एडवांटेज है कि उनका आंसर ना आपके कॉम्पिटिटर से भी डिफरेंट है, आपका सेकंड आंसर आपके फर्स्ट आंसर से डिफरेंट होगा, आपका थर्ड आंसर आपके सेकंड आंसर से डिफरेंट होगा, क्योंकि आपके पास 5 डिफरेंट अप्रोचेस है। अब अप्लाइड एथिक्स से मेरा मतलब क्या है, जो मैंने बताया जैसे कि करंट इंटरनेट एक्सपेंशन हैज इंस्टिल्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज। तो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको एथिक्स लिखना है। सिमिलरली 2016 में जॉन रॉल्स का क्वेश्चन आया था। अगर यूपीएससी सीधा जॉन रॉल्स पूछता तो मैं बोलता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने पूछा जॉन रॉल्स के सोशल जस्टिस का इंडियन कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग है, क्या एप्लीकेशन है। तो जब वो सीधा सीधा एप्लीकेशन पूछ रहे हैं तो आपको थ्योरी को लिंक करना है करंट अफेयर से कीवर्ड्स लिखते हुए। तो इन क्वेश्चंस को हम अप्लाइड एथिक्स कहते हैं। एक सैंपल अप्रोच में आपको बता देता हूं कि हमने अभी ये क्वेश्चन देखा था इंटरनेट एक्सपेंशन का। जो फ्रेशर हैं प्लीज वो इसको इग्नोर करो, अभी थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि एकदम से लिंक करना। मैं बताना चाह रहा हूं बस एक अप्रोच, क्योंकि मेरे पास 5 अप्रोचेस हैं, मैं एक बता देता हूं ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ। तो फ्रेशर थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, जिन्होंने मेंस दिया वो इससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अब चैप्टर 1 में आप पढ़ते हो एक प्रिंसिपल यूटिलिटेरियनिज्म, वो क्या कहता है कि डूइंग गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कि मैंने कोई एक पॉलिसी लाई और वो पॉलिसी 10 जनों के लिए थी, मान लो 10 ही जने हैं, 9 जनों का भला हो गया उस एक पॉलिसी से, एक का थोड़ा नेगेटिव हो गया। तो यूटिलिटेरियन क्या कहता है कि 9 का तो भला हुआ है ना, तो ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल का लार्जेस्ट गुड सर्व कर रहा है, उसको यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। तो इसमें मैं वो लगा दूंगा कि मेरे चैप्टर 1 से मैंने एक पॉइंट लगा दिया कि इंटरनेट एक्सपेंशनिज्म इज एबल टू सर्व द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बिकॉज even the last man standing in the last row is being served as per the principle of Gandhian maxim। तो मेरा एक ये पॉइंट हो जाएगा। अब सेकंड चैप्टर ह्यूमन वैल्यूज, उसमें एक वैल्यू है जो हम पढ़ेंगे क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन या साइंटिफिक टेम्पर एज प्रिस्क्राइब्ड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो मैं सेकंड चैप्टर से एक पॉइंट बना दूंगा। फिर मेरा थर्ड चैप्टर है एटीट्यूड। मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, मैं सिलेबस की स्लाइड दोबारा खोल देता हूं, इसलिए मैंने वो स्लाइड डाली है और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सिलेबस रट लो। एटीट्यूड, अब एटीट्यूड पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, लोगों का ये तो सबको पता है। ब्यूरोक्रेट्स के लिए बोलते हैं कि उनका ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है, रेड टेपिज्म होता है। तो ये बोला जाता है, मतलब यूपीएससी में भी क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वर्सेस ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। तो मेरा थर्ड पॉइंट यहां से बन जाएगा कि अगर मैं डिजिटल एक्सपेंशनिज्म हो रहा है, इंटरनेट एक्सपेंशनिज्म, इट लीड्स टू ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस में स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस होती है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक नेगेटिव एटीट्यूड अगर कहीं है भी तो उसको काउंटर कर देता है, हेंस ये पॉजिटिव है। 3 पॉइंट ऐसे ही मैं सिलेबस से बना दूंगा सीधे सीधे नेगेटिव्स के। अब इससे हो क्या रहा है, मुझे सिलेबस याद है, मुझे सिलेबस सीक्वेंस में रटा हुआ है, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक है मुझे पता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा मुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा, मैंने चैप्टर 1 से उठाया, 2 से उठाया, 3 से उठाया, वो स्किल मैं आपकी डेवलप करा दूंगा 20 क्लास में कि आपको कैसे उठाना है और कैसे सिलेबस से लिंक करना है किसी भी टॉपिक को। दूसरी चीज क्या हुई, मेरे आंसर में इनडायरेक्टली देखो अपने आप ही एथिक्स आ गया। जीएस 2 का आंसर नहीं है, ये जीएस 4 का आंसर है। तो चैलेंज 2 होते हैं, एक तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक होता है एथिक्स आना। वो दोनों चैलेंजेस सॉल्व हो जाएंगे आपके। ऐसे ही 4 और अप्रोचेज है मेरी, जो हम जब सेशंस लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ ओरिएंटेशन है तो पूरा वो बताने का कोई मतलब नहीं है इसमें।
अब एक बार मैं आपको ये बताना अभी जरूरी है, मुझे मना करा था, मुझे बोला था कि ज्यादा डिटेल में मत जाना क्योंकि ओरिएंटेशन है, नए बच्चे भी हैं, वो डर जाएंगे। या डरो मत, मैं हूं आपके साथ। लेकिन ये उन्होंने मुझे मना करा था, वरुण सर ने भी मुझे बोला था मत बताओ, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको शुरू में नहीं समझोगे ना, 2-3 क्लासेस हो जाएंगी थ्योरी की, 4 क्लास हो जाएंगी, कुछ मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे, वेरी सॉरी टू से, वी हैव टू बी चतुर रामालिंगम इन दिस एग्जाम। हम यहाँ एथिक्स के मजे लेने नहीं आए हैं, रणछोड़ दास की तरह नहीं है हम कि मजे लेने आए हो एथिक्स के। हमें मार्क्स चाहिए भाई, हमें क्लियर करना है, हमें इस एग्जाम साइकिल से बाहर निकलना है। एथिक्स एक ऐसा लो हैंगिंग फ्रूट है कि जिसमें 150 भी आ सकते हैं अगर पेपर बहुत ढंग से लिखा हो। तो मुझे टारगेट ये है कि अगर टफ से टफ चेकिंग क्यों ना हो, मेरे हर स्टूडेंट के 135 तो बिल्कुल आए। ठीक है, तो उसके लिए ये फर्स्ट क्लास से आपको इनग्रेन करना है अपने अंदर। यू हैव टू इनग्रेन इट, अपने जहन में बसाना है इस आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर को। इसलिए मैंने ओरिएंटेशन में डाला है। आप एक बार इस स्ट्रक्चर को समझ लो, यू विल बी एबल टू रिलेट द थ्योरी वेरी वेल आफ्टर दिस। ये थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग है। मैं थ्योरी पहले पढ़ाऊं फिर आपको बोलूं अप्लाई करो तो समझ नहीं आएगा। मैं आपको इसलिए पहले एप्लीकेशन दिखा रहा हूं ताकि आप अब थ्योरी ही उस नजरिए से पढ़ो। तो जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स, व्हाई इन व्हाट वे इज इट इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल along with being professionally competent। हो सकता है स्क्रीन पे दिख ना रहा हो, लेक्चर की पीडीएफ किसी ने मांगी, वो सब मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। तो इन व्हाट वे, व्हाट इज वैल्यू और एथिक्स और कैसे ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या आंसर इसका लिखा है, सबसे पहले हम कीवर्ड आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन में। यहां मेरे कीवर्ड क्या है, वैल्यू और एथिक्स। इंट्रो में उनकी डेफिनेशन देंगे। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रो हो गया। ट्रस्ट मी, इफ 100 पीपल आर राइटिंग मीन्स 90 नो दिस ऑलरेडी। आपको मैं क्या नया दे रहा हूं इसमें, मैं आपको इसमें नया दूंगा डेफिनेशन। एथिक्स इज डिफरेंस बिटवीन नोइंग wrongfulness और rightfulness of actions, या एथिक्स इज नोइंग व्हाट इज गुड एंड हाउ टू गेट इट। ये जो दो डेफिनेशन है ना, या एथिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथोस विच मींस कल्चर बिलीफ। ये बहुत पुरानी हो गई है, बहुत क्लीशे हो गई है, हर कोई लिखता है। ये समझने के लिए बढ़िया है, डेफिनेशन मुझे समझ में आ गई, ठीक है, मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया। लेकिन जब मैं आंसर में लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स कैन बी इजिली अंडरस्टूड फ्रॉम द मैक्सिम दैट इज आत्मानि प्रतिकूलानि परेशान न समचरे एज गिवन इन भगवत गीता। तो इससे हुआ क्या, मैंने एक तो यूनिक डेफिनेशन दी। जो पिछले मेरे आंसर्स मैंने चेक करे किसी एग्जामिनर में, उसमें 100% लगा लो ये डेफिनेशन नहीं आएगी। अगर कोई ये क्लास कर रहा है तब ये डेफिनेशन आएगी। या डू नॉट डू अनटू अदर्स व्हिच यू कैन नॉट बी डन बाय। या तीसरी हो गई निकोमेकियन एथिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एरिस्टोटल। मैं सब कराऊंगा आपको क्लास में। आइडिया यही है, बी विद मी ऑन दिस दैट यू विल राइट यूनिक आंसर्स। आप ओवरऑड नहीं होगे सिचुएशन से, आप ये नहीं बोलोगे कि यार ये ज्यादा टेक्निकल हो रहा है। मैंने जो कंटेंट बनाया है उसमें बेसिक भी है, उसमें थोड़ा जार्गन्स भी है। अभी आपके ऊपर है कि आप बेसिक लिखना चाहते हो या जार्गन्स। मैं एडवाइस करूंगा कि जार्गन्स लिखो, मार्क्स उसी से आते हैं। क्योंकि तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। फिर हम क्वेश्चन को सेपरेट पार्ट्स में तोड़ेंगे। वी विल ब्रेक द क्वेश्चन इन सेपरेट पार्ट्स एंड विल राइट हेडिंग्स सेपरेटली। एग्जामिनर जो आंसर रीड करता है वो ऐसे रीड नहीं करता है, वो ऐसे रीड करता है, ऊपर से नीचे। मुझे एक दिन में 100 कॉपी चेक करनी है, मुझे पैसे मिलेंगे, तो मैं चाहूंगा ना वो कॉपी में आराम से चेक कर लूं, जल्दी चेक कर लूं। अगर मुझे राइटिंग समझ नहीं आ रही, अगर मुझे आंसर में कुछ बीच बीच में ढूंढना पड़ रहा है, मुझे टाइम लग रहा है, मैं वैसे ही फ्रस्ट्रेट होकर कम मार्क्स दूंगा उसे। ठीक है, तो हमें वी विल सर्व एवरीथिंग ऑन द प्लेटर। हम क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, वील इंश्योर दैट वी आर राइटिंग सेपरेट हेडिंग्स सो दैट एग्जामिनर देख ले ऊपर से नीचे पढ़ते हुए कि अच्छा यार इसने इंट्रो लिख दिया, इसने डिफाइन कर दिए, अब इसने सेपरेट हेडिंग बना दी, अब ये इस पॉइंट को डील कर रहा है, फिर इसने डायग्राम बना दिया, फिर इसने कंक्लूजन। तो उसको टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में और वो इंप्रेस होकर मार्क्स देगा। फिर मैंने आंसर पॉइंट्स में लिखने, भाई इसकी आदत कोई वेटरन है, कोई मेंस दे चुका है, तो आप लोगों को बहुत टफ होगा। जो नए बच्चे हैं वो तो कच्चा घड़ा है,
उनको तो मैं मोल्ड कर दूंगा आराम से। आप लोग जो ऑलरेडी मेंस दे चुके हो, ये चैलेंज आपके लिए है। पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है किसी भी जीएस के पेपर में, चाहे 1 2 3 4 कोई सा भी हो, अलाइक पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे। अगर हम पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं, वी डाइग्रेस फ्रॉम द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वी टेंड टू फ्लो विद द फ्लो। हिंदी में बोलता है भावनाओं में बह जाना, वो होता है जब हम पैरा में लिखते हैं। मैं एक ही पॉइंट लिखूंगा, उस पॉइंट को हम खींचते रहते हैं रबड़ की तरह। जीएस में वो नहीं चाहिए। जीएस इज अबाउट गिविंग डायमेंशंस टू द एग्जामिनर। if it is a 10 marker, write 10 points. This is not possible in ethics, I am talking in general के 10 मार्कर के लिए 10 पॉइंट्स, 12 के लिए 12 पॉइंट्स, 15 के लिए 15 पॉइंट्स। तो हमारा एक पॉइंट जो होगा वो 2 लाइनर से बड़ा कभी नहीं होगा। 3 लाइनर का कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। 4 लाइनर तो भूल जाओ, 3 लाइनर फिर भी हो सकता है, 4 तो भूल जाओ, वो ऑप्शनल में होता है। ये जीएस है। तो आंसर पॉइंट्स में लिखेंगे। आई एम 100% श्योर कि सबको पता है मार्केट में कि डायग्राम बनाना होता है, लोग फिर भी नहीं बनाते। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नहीं बनाते। मेरा जो लॉजिक है डायग्राम बनाने का वो ये है कि 1 डायग्राम इज इक्वल टू +1। ठीक है, लोग आते हैं मेरे पास क्वेरी लेके कि सर 50 मार्क्स इंक्रीज करने हैं, मुझे कैसे करूं। मैं कहता हूं यार 50 मत देखो, ये देखो देयर आर 80 क्वेश्चंस इन जीएस एंड यू हैव टू स्कोर ओनली 50 मोर। तो हर पेपर में, हर क्वेश्चन में ओनली 0.6 मार्क मोर देन व्हाट यू आर गेटिंग। वो 0.6 मार्क के लिए एफर्ट लगाओ। यहां मैं कह रहा हूं 1 डायग्राम इज इक्वल टू +1। आप नहीं मानो, चलो +1, अब 0.5 तो मानोगे कि एक डायग्राम मैंने बनाया है रिलेवेंट डायग्राम, ये नहीं मैंने कुछ भी बना दिया, तो मुझे दूसरे बच्चे से 0.5 मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो हर क्वेश्चन में अगर सोचोगे कि मैं डायग्राम बनाऊंगा, तब जाके यू विल बी एबल टू ड्रॉ 7 और 8 डायग्राम्स इन 1 पेपर। मैंने 4 मेंस दिए हैं, क्लियर देम ऑल विद ह्यूज मार्जिन ओवर कट ऑफ एवरी सिंगल टाइम, एंड आई कुड ड्रॉ ओनली 30 डायग्राम्स मैक्स इन एंटायर 4 जीएस पेपर्स। क्योंकि डायग्राम बनाना भी एक चैलेंज होता है। हम आंसर लिखते हुए भूल जाते हैं कि डायग्राम बनाना है, लेकिन मैं जब सोच के जा रहा हूं कि मैं 50-60 डायग्राम बनाऊंगा, तब मैं 30 बना पाता था। अगर आपको वो माइंडसेट ही नहीं है अभी डायग्राम बनाने का, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये ओरिएंटेशन क्लास में बताना बहुत जरूरी है कि ये आंसर स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। प्लस मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आंसर राइटिंग का, मैंने थ्योरी लिखी है, मैंने थिंकर लिखा है, मैंने नाम लिखा है, लेकिन मैंने ज्यादा एक्सपैंड नहीं करा उन्हें। जीएस 1 में क्वेश्चन आता है ग्लोबलाइजेशन का, तो मैं कहूंगा गिडेंस डिफाइंस ग्लोबलाइजेशन एज, उसके बाद मैं कुछ भी लिख दूंगा, मैंने गिडेंस लिख दिया। एटीट्यूड का क्वेश्चन आता है तो मैं लिखूंगा एटीट्यूड एज पर ब्रेकलेर एंड विजन्स इज दिस, उसके बाद मैं चाहे कुछ भी लिखूं, इट डज नॉट मैटर। एग्जामिनर को मैंने ये बता दिया कि एटीट्यूड पे मेन थिंकर है ब्रेकलेर एंड विजन्स, और उन्होंने कुछ बोला है, उसके बाद मैं अपनी अंडरस्टूड जो डेफिनेशन है वो लिख सकता हूं, वो गलत नहीं है। तो इतना चलता है, इसलिए मैंने यहां पे बस ये लिख दिया, आत्मानी प्रतिकुलानी परेशान न समाचरे, ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करा है। हम जब ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं किसी थ्योरी को थिंकर में, तो हमारा आंसर जो है वो थ्योरेटिकल बन जाता है। हमें थ्योरेटिकल नहीं देना है। ये मेरा और मेरा एक और दोस्त है, उसका ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। मेरा 3 बार क्लियर हुआ, उसका 4 बार क्लियर हुआ था। आईआरएस कस्टम्स, फिर आईआरएस, फिर आईपीएस, फिर आईएएस। उसके एक अटेम्प्ट में एथिक्स में 75 आए थे बस। रीजन बीइंग उसके आंसर बहुत टेक्निकल थे। फिर हम साथ बैठे, हमने जज करा कि यार क्यों हुआ है इस बार ऐसा, फिर ये देखा कि यार टेक्निकल ज्यादा था। तो कोई भी जो आपका एथिक्स का आंसर होगा, ये फाइन लाइन मेंटेन करेंगे हम थ्योरी लिखेंगे, हम थिंकर लिखेंगे, लेकिन हमारा जो मेन आंसर होगा 80% या 75% ऑफ आवर आंसर विल बी एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, ये स्किल टफ है, ये मैं डेवलप कराऊंगा। जो मटेरियल मैं आपको देने वाला हूं उसमें एट प्रेजेंट 435 एग्जांपल्स हैं, इंक्लूडिंग 68 एग्जांपल्स फ्रॉम करंट अफेयर्स ऑफ मंथ ऑफ मई एंड जून, जो मैंने खुद न्यूज़पेपर से पढ़ के सेग्रीगेट करे हैं टॉपिक वाइज। जब हम क्लास लेंगे, ये क्लासेस 31 जुलाई तक खत्म हो जाएंगी, तो मंथ ऑफ जुलाई में जितने करंट अफेयर्स के एग्जांपल होंगे वो मैं आपको दूंगा। So by the end of the course, you will have at least 100 current affair examples from the month of May, June and July, and ये 2024 मेंस के एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। 25 वाले कंफ्यूज हो रहेंगे कि उनका क्या होगा, मैं बाद में न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल अपडेट करूंगा, वो आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देखोगे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, मैंने डायग्राम बनाया है। तो जब आप ऐसा कर देते हो तो मार्क्स मिलना लाजमी है।
ये स्ट्रक्चर समझ लो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इससे गो थ्रू हो जाना, आगे के सेशंस अटेंड करना बहुत आसान हो जाएगा। अब केस स्टडीज, ठीक है। अब मुझे चैट बॉक्स में दोबारा बताओ, जिसने मेंस लिखा है, आपको पता है क्या कि कितने तरीके के केस स्टडीज आती हैं? देयर आर एटलीस्ट 4 स्फेयर्स ऑफ केस स्टडीज। एक होता है पब्लिक स्फेयर, एक होता है प्राइवेट, एक होता है कोई रूल और एक्ट दे देते हैं उसके बेसिस पे, और एक होता है अप्लाइड एथिक्स। पब्लिक स्फेयर क्या है कि आप एसडीएम हो, आप म्युनिसिपल कमिश्नर हो, आप इस डिस्ट्रिक्ट के आईएएस हो, एसपी हो, ये पब्लिक स्फेयर केस स्टडीज होती है। प्राइवेट में क्या होता है कि आप XYZ एमएनसी में हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, ये हो फलाना जो भी, और ये चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या सॉल्यूशंस दोगे, वो प्राइवेट स्फेयर होता है। तीसरा है एक्ट बेस्ड, कि कोई एक एक्ट दे देते हैं। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, 3 बार केस स्टडीज आ चुकी है उनसे, 2 बार केस स्टडी आई है आरटीआई पे। तो ये होती है एक्ट बेस्ड केस स्टडीज। और चौथी होती है अप्लाइड एथिक्स की। जैसे करंट अफेयर्स के हमने अप्लाइड एथिक्स में क्वेश्चन देखे थे इंटरनेट एक्सपेंशनिज्म पे, जो स्क्रीन पे केस स्टडी है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे। तो ये 4 मेजर तरीके की केस स्टडीज यूपीएससी पूछता है, पब्लिक, प्राइवेट, एक्ट एंड अप्लाइड। मैंने इन चारों केस स्टडीज के लिए टेम्पलेट बनाए हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन में भी ये काम नहीं करा था, ये मैंने बाद में रियलाइज करा। अब हम क्या करेंगे कि जब पब्लिक स्फेयर की केस स्टडी आई है, तो मैंने कुछ कीवर्ड्स, कुछ थिंकर्स सेपरेट करके रख लिए हैं कि पब्लिक की केस स्टडी आई, मैंने आइडेंटिफाई करा दिस केस स्टडीज फ्रॉम पब्लिक स्फेयर, और मैं बस वो कीवर्ड्स और थिंकर्स लिख दूंगा। मैंने प्राइवेट की केस स्टडी आई, मेरे ये मेजर थिंकर्स हैं जो प्राइवेट स्फेयर में एप्लीकेबल हैं, ये मेरे मेजर कीवर्ड्स हैं जो प्राइवेट स्फेयर में अप्लाई हो सकते हैं। मैं सीधा वो क्वेश्चन देखूंगा और मैं अप्लाई कर दूंगा। सिमिलरली एक्ट बेस्ड केस स्टडीज में मेजर एक्ट्स जो हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट या आरटीआई या सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उसके जो मेजर फीचर्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, ताकि जब उनका केस स्टडी आए, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कहता है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी एंड लोकल कंप्लेंट्स कमिटी बनेंगी, तो अगर मुझे वो कीवर्ड्स ही नहीं पता है, मैं सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा? आरटीआई कहता है सेक्शन 4 में कि सुओमोटो डिस्क्लोजर होना चाहिए पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में, तो अगर मुझे वो प्रोविजन पता ही नहीं है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो ये मेजर प्रोविजन है जो हमें पता होनी चाहिए एक्ट बेस्ड केस स्टडी में। प्लस ये तो 4 टाइप हो गए केस स्टडी के। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट केस स्टडी को डील करने का, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। एक केस स्टडी होती है जिसमें वो पूछता है सिर्फ और सिर्फ कोर्स ऑफ एक्शन बता दो मुझे। एक तरीके की केस स्टडी है जिसमें वो कहता है व्हाट आर द एथिकल इश्यूज एंड द ऑप्शंस अवेलेबल विद यू। किसी में वो पूछता है व्हाट आर द एथिकल इश्यूज एंड एनालाइज द केस, या एथिकल इश्यूज एंड कोर्स ऑफ एक्शन। या जो सबसे लेंदी केस स्टडी होती है उसमें कहता है एथिकल इश्यूज बताओ, ऑप्शंस बताओ, सारे ऑप्शंस के मेरिट डिमेरिट बताओ, फिर कोर्स ऑफ एक्शन बताओ, और फिर पॉलिसी बताओ। सीएसई 22 और 23 में ऐसे क्वेश्चंस आए थे, इतने लेंदी। ठीक है, क्या आप इस केस स्टडी को और इस केस स्टडी को सेम फॉर्मेट में हैंडल करोगे? ये मिस्टेक मैंने भी करी है अपने एग्जाम में। ये मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ, जब मैंने बीच में पढ़ाना शुरू करा, मैंने फ्री में सेशंस लेने शुरू करे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो एक टाइप ऑफ केस स्टडीज पूछ रहे हैं, तो इनके एक फॉर्मेट फिक्स होने चाहिए। ओवरऑल 14 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी पूछता है। ये मैंने खुद एनालिसिस करी है। 66 केस स्टडीज आई हैं अब तक, हर साल 6 आती हैं, 11 साल हो गए। 66 टाइप्स ऑफ केस जो केसेस आए अब तक, उसमें 14 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं। ये स्क्रीन पे तो मैंने सिर्फ 7 दिखाए हैं। हम हर सेशन में मैंने सारे टाइप्स कवर करे, कि एक बार ये टाइप डिस्कस करेंगे हम, एक बार सेकंड टाइप जो है, एक बार थर्ड टाइप, ताकि आपको हर टाइप हैंडल करने का तरीका पता चल पाए। मैं ब्रीफ आपको एक बता देता हूं कि जैसे केस स्टडी आ गई है लास्ट वाली, ठीक है, जिसमें इश्यूज, ऑप्शंस, मेरिट, डिमेरिट, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन एंड पॉलिसी पूछा है। 5 पार्ट है। एक जो सेक्शन ए का क्वेश्चन होता है उसमें 7 मिनट्स में करना होता है। 13 क्वेश्चन आते हैं, 13 इंटू 7 होता है 91, मतलब 1.5 घंटे में सेक्शन ए कवर हो गया। फिर 1.5 घंटा बचा है केस स्टडीज के लिए।
मतलब कि 6 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स, मतलब 15 मिनट्स पर केस स्टडी। पूरा अटेम्प्ट करने के बाद सेक्शन ए, ट्रस्ट मी 90 मिनट्स नहीं बचते हैं, पहली बात तो 80 मिनट्स रफली बचेंगे, तो मतलब हो गया 13 मिनट्स पर केस स्टडी। लेकिन बाय द एंड, बाय द टाइम यू रीच द लास्ट केस स्टडी, यू विल हैव नॉट मोर देन 5 मिनट्स। मैंने 4 मेंस लिखे हैं, चारों बार मेरे साथ हुआ ये, और आई एम श्योर 90% लोग जो मेंस दे चुके हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि लास्ट केस स्टडी में सिर्फ 5 मिनट बचते हैं। रीजन क्या है उसका? लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इस केस स्टडी में जो इतनी लेंदी है, अगर मैंने 4 ऑप्शंस लिख दिए कि मैं ये ऑप्शंस है मेरे 4, जैसे ही मैंने 4 ऑप्शन लिखे, मुझे हर ऑप्शन का एक मेरिट डीमेरिट, कम से कम 2 मेरिट 2 डीमेरिट देने पड़ेंगे। ठीक है, 2 मेरिट 2 डीमेरिट, ओवरऑल ये पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 16 पॉइंट्स। मतलब मैं मेरिट डीमेरिट में ही फंस के रह जाऊंगा अगर मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। तो इन केस स्टडीज में हम 3 ऑप्शन से ज्यादा नहीं देंगे। हर केस स्टडी में एक सबसे मोस्ट रिफ्यूटेबल ऑप्शन होता है कि मैं ब्राइब कर लूंगा, मैं ले लूंगा करप्शन, ये ऑप्शन होता है। फिर हम उसको, उसका मेरिट लिखते हैं, उसका डीमेरिट लिखते हैं। अगर इतनी लेंदी केस स्टडी आई है, हम वो ऑप्शन लिखेंगे ही नहीं। अब हम 3 ऑप्शंस लिखेंगे जो लॉजिकल होंगे और फिर उनके मेरिट डीमेरिट देंगे। यही अगर ये केस स्टडी आप हैंडल कर रहे हो कि सिर्फ इश्यूज पूछा और ऑप्शंस पूछा है, उसमें आप लिखोगे 4 या 5 ऑप्शंस। ठीक है, तो हर केस का हम ऐसे पैटर्न मैंने बनाया है पूरा। मैंने थिंकर्स की लिस्ट बनाई है कि पब्लिक स्फेयर में कौन सा थिंकर है, प्राइवेट स्फेयर में कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड जैसे अगर कोई पब्लिक स्फेयर की आती है तो आप सोशल एथिक्स लिखो कि अ गुड सोसाइटी इज दैट सोसाइटी वेयर नो वन फॉल्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ द सोसाइटी। ये सब जार्गन्स हैं, ये सब लाइंस हैं, ये आपको याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, तो टेंशन मत लेना। बात बस ये है, ये इसलिए बता रहा हूं अभी ताकि खुले दिमाग से पढ़ो जो मैं क्लास पढ़ाने वाला हूं, और हर टॉपिक को यूज करने के लिए देखो कि मैं इसको यहां यूज कर सकता हूं, मैं इसको वहां यूज कर सकता हूं, मैं इसको केस स्टडी में लिखूंगा, मैं इसको इस अप्लाइड एथिक्स में लिख सकता हूं। तो वो पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना है। अगर उस पर्सपेक्टिव से हमने अगले 20 सेशन नहीं पढ़े तो ट्रस्ट मी मार्क्स कम रह जाएंगे। अगर आपने अभी दिमाग खोल लिया तो मार्क्स बहुत बढ़िया आएंगे। तो इसलिए सब बताना बहुत जरूरी था। ये फॉर्मेट है केस स्टडी का जो मैं आपको फॉलो करवाऊंगा क्लास में, कि जो आपको स्क्रीन पे येलो में दिख रहा है वो है स्टेक होल्डर्स, जो आपको रेड में दिख रहा है वो है एथिकल इश्यूज या डिलेमास ऑफ द केस। जनरली जैसे मैंने बताया आपको लास्ट केस में 5 मिनट बचे हैं, मान लो आपको सब कुछ लिखना है, तो हम पढ़ते हुए में ही केस को हाईलाइट करते हैं या एनसर्कल करते हैं। I used to encircle the stakeholders and I used to underline the ethical issues। तो वो करना बहुत जरूरी है क्योंकि एथिकल इश्यूज तो यूपीएससी पूछता ही है जनरली। और अगर लास्ट केस स्टडी है, 5 मिनट बचे हैं बस, मुझे 4 पेज भरने हैं, तो मैं स्टेक होल्डर एनालाइज करके शुरू में जल्दी से लिख दूंगा। मैं हब एंड स्पोक डायग्राम बनाऊंगा कि मैं उसमें ऐसे लिखूंगा स्टेक होल्डर, और मैं जैसे इसमें है कंपनी, फिर वुमेन एम्प्लॉय, और उसके बाद मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मैं ये सब उसमें लिख दूंगा। अब ये लिखते हुए क्या हो रहा है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मेरे सिर्फ हाथ चल रहे हैं। ओनली माई हैंड इज वर्किंग, माई माइंड इज ऑक्यूपाइड इन थिंकिंग ऑफ द स्टेप्स दैट आई एम गोइंग टू राइट। वाई माई माइंड इज नॉट वर्किंग? बिकॉज ये तो मैंने रीड करते ऑलरेडी मार्क कर लिए हैं, मुझे बस वो पेपर पे नीचे उतारने हैं। तो 2 चीजें मैं कर रहा हूं इसमें, मैं एक तो स्पेस भर रहा हूं एंड आई एम बाइंग टाइम, आई एम गिविंग माई सेल्फ टाइम। स्पेस भी भर रहा है और टाइम भी हो रहा है। तो ये सब अप्रोचेस हैं जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने का नहीं है। ये ओवरऑल अच्छा, इसमें जूम हो नहीं रहा है, मैं नेक्स्ट टाइम दूसरी ऐप में करूंगा जिसमें जूम हो जाएगा। तो एनीवे आपके पास पीडीएफ होगी हर क्लास में, क्लास से पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगी उस सेशन की। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो मैं दिखाना चाह रहा था कि मैं क्लासेस में क्या करने वाला हूं। इसमें मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में जैसे बताया था कि हर क्लास में हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सेक्शन ए के। एक क्वेश्चन होगा केस स्टडी का। मैंने
इसमें वो क्वेश्चंस तक लिखे हुए हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, किस टाइप की केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूं, उसमें केस स्टडी में कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एनालिसिस पहले मैंने करी थी और उसके बाद मैंने अपना कंटेंट बनाया है, ये मैं आपको दे दूंगा। इससे आपको बेसिकली ये एविडेंस है कि जो मटेरियल आपको मिलने जा रहा है क्लास में, जो डिलीवरी आपको मिलने जा रही है, वो एंटायरली एथिक्स को होलिस्टिकली कवर करेगी।